इतनी ब्रिलियंट लड़की है, आप उसके सर्टिफिकेट देखेंगे ना सर, 98 तक परसेंट है नंबर उसके, इतनी ब्रिलियंट लड़की है। जब 2018 में उसको किडनैप करके ले गया था तब उसकी फैमिली ने खूब दबाव डाला था उस पर, धर्म बदलो और शादी कर लो। और आपने देखा कि 2020 में भी वो गन के साथ भी किसी भी तरह लड़ती रही और अपनी जान दे दी। और मेरे को ये तसल्ली है कि गई तो है लेकिन गई है इज्जत के साथ। एक्चुअली उस दिन वो पेपर देने गई थी, तो पहले तो वो लोग उन्होंने ज़बरदस्ती इसको, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डालने की कोशिश करी और वो गाड़ी में नहीं डली। तो फिर जो है उन्होंने पीछे से, वो जैसे भाग के गई, पीछे से गोली मार दी उसको। किस किस का नाम लूँ सर मैं? अरे सर, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा केस को। अगर मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को जीत जाता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी तो बेटी गई भाई, मेरा तो घर बर्बाद हो गया, जॉब छूट गई मेरी सर, जो जमा पूंजी थी या जो घर मकान थे मैंने बेच दिए इसके चक्कर में। तीसरा, उसकी मदर है, मदर को डिप्रेशन में चली गई, आज भी डिप्रेशन की दवा चलती है, मैं भी पीछे दिनों लेकर आया हूँ सर CPS हॉस्पिटल से। प्रशासन और ये कोर्ट ऐसा मकड़ जाल है कि एक बार अगर इसमें उलझ गया कोई तो वो बलि खाता रहेगा, निकलता नहीं कभी। अभी ये लड़ाई बहुत ही लंबी है सर, और लड़ेंगे हम, देखो कहाँ तक लड़ेंगे। बिकने वाले नहीं है, मैं तो कैमरे पे भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, तो हमारा बिकने वाला नहीं है, ना ही टूटने वाला। नमस्ते, आज हम बात कर रहे हैं निकिता तोमर के पिताजी मूलचंद जी से। निकिता, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, अक्टूबर 2020 में वो फरीदाबाद के अपने कॉलेज से निकल रही थी एग्ज़ाम देके, और उनको किडनैप करने की कोशिश में तौसिफ नामक लड़के ने उनको गोली मार दी थी, जिससे उनकी हत्या हो गई थी। तो मूलचंद जी, हमें बताइए कि जब ये वारदात हुई थी तो उस समय आपको कैसे पता लगा और उस समय आपको क्या महसूस हो रहा था? सर नमस्कार, मैं मूलचंद, निकिता तोमर का फादर। एक्चुअली उस दिन वो पेपर देने गई थी, लास्ट ही पेपर था उसका अग्रवाल कॉलेज में, और उसका भाई भी जो है तैयारी कर रहा था UPSC की, तो वो भी यहाँ आया हुआ था। तो उसके 2-3 दिन बाद एक करवा चौथ का हमारे में फेस्टिवल होता है, तो उस दिन जो है मेरा बेटा और वाइफ और निकिता और एक और हमारे सिस्टर का लड़का है, वो भी उस कॉलेज पढ़ता है, तो पेपर देने गए हुए थे ये दोनों। तो वहाँ पे पेपर देने जब ये गए, तो जब वो निकिता क्या करती थी कि वहाँ से पेपर दे के जैसे ही कॉलेज में पेपर ख़त्म हुआ, भाई को फ़ोन कर देती थी, भैया आ जाओ, मैं पेपर हो गया। तो ये आ जाते थे गेट पे। अब उस दिन ये बाहर निकल के आई, और वो लड़के जो थे, 2 थे, वो दोनों लड़के पहले से ही 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले से वेट कर रहे थे। तो पहले तो वो लोग, उन्होंने ज़बरदस्ती इसको, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा, ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में डालने की कोशिश करी और वो गाड़ी में नहीं डाल पाए उसको। तो फिर जो है उन्होंने पीछे से, वो जैसे भाग के गई, पीछे से गोली मार दी उसको। अब मुझे एक जो लड़की थी जो गाड़ी में वो बचा रही थी, मुझे उसने फ़ोन किया था, मैं ऑफिस में था अपने कंपनी में, नोएडा में जॉब करता था उस समय। अब ये केस के चक्कर में, इन सब में, ये जॉब भी मेरी छूट गई। तो वहाँ पे फिर मुझे पता चला कि भाई निकिता के साथ ऐसा ऐसा हो गया है। अब वो हो गया, मेरे तो ज़मीन पैरों से निकल गई और मैं सोच नहीं पाया क्या करूँ, मतलब समझ लो कि मुझे भी अटैक आ जाएगा एकदम। पर मैं किसी तरह करके फिर मैं यहाँ पे आया, हॉस्पिटल में देखा तो वो फिर जो है उसको BK में ले जा रहे थे, और सारा दुनिया ही ख़राब हो गई, क्या करूँ। ठीक है, तो निकिता को 2 साल पहले भी इसी लड़के ने अगवा किया था, और उसके बाद एक केस भी हुआ था उसमें, और फिर वो केस विड्रॉ हो गया था। तो ज़रा उस एपिसोड के बारे में बताइए। हाँ जी, वो एक्चुअली क्या था कि निकिता को एक उसके पास फ़ोन था, छोटा सा ख़राब हो रहा था, तो मैंने कुछ दिन में जो उसको एक फ़ोन दिया था ला के, मोटोरोला का 10,000 का। तो वो उसको देख के खुश हो गई, भाई एक लड़की को आम फैमिली में कहाँ 10,000 का फ़ोन मिलेगा, मैंने फाइनेंस पे ला के दे दिया उसको, वो खुश हो गई, उसको कॉलेज लेके गई थी। अब वो लड़का जो है ना, वो इंतज़ार कर रहा था बाहर आके, तो निकिता जैसे जा रही थी फ़ोन पे बात करती हुई, तो उसने फ़ोन को झटका दिया और गाड़ी के अंदर डाल दिया। गाड़ी के अंदर डाल दिया, वो निकिता लड़ने लगी कि भाई मेरा फ़ोन, तो काफ़ी बहस हुई उस मामले में। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया कि ले ले अपना फ़ोन। अब वो फ़ोन लेने, उसको तो फ़ोन चाहिए था, उसने जैसे ही फ़ोन लिया, उसको ये डर था कि डैडी लड़ेंगे, तो उसने जैसे ही फ़ोन लेने की कोशिश करी, उसने पीछे धक्का दिया और गाड़ी बंद करके वो ले गया। और लेके फिर जो है वो रात भर घुमाता रहा, पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाया। उसके बाद जो अपने घर ले गया। घर जाके उसके मम्मी भी थी, और जो निकिता ने हमें बताया कि उसकी मम्मी थी, और उसने जो है शादी करने के लिए बोला, शादी करने के लिए दबाव डालने लगे उसके ऊपर। तो निकिता ने साफ मना कर दिया कि मैं तो, सवाल ही नहीं होता इस चीज़ का, बिल्कुल
और उसको पहले से जानती भी नहीं थी। नहीं, और कोई पहले भी मतलब उसने नहीं कोई था। फोन करना या परेशान करना ऐसा कोई नहीं सर, ऐसा कुछ होता तो हम एक्शन लेते एक्शन ना। लेते। हमें कोई भी बेटी हो, देखो मेरा ये मानना है, जैसे मैं समझता हूँ कि फादर को ना लड़के से ज़्यादा प्रिय अपनी बेटियाँ होती हैं। फादर जो है ना बहुत बेटियों को बहुत प्यार करता है, तो वो जरा सी भी हमें पता होती तो हम छोड़ते कि हम तो बताते, पुलिस में करते, आप लोगों से कहते, किसी से भी कहते, अपनी तरफ से तो हर कोशिश करते ना। लेकिन ना तो हम उन्हें कभी जानते थे, ना बेटी जानती थी, ना कोई मतलब था। वो कहाँ नूह के, हम कहाँ यहाँ के, हमें कोई मतलब नहीं, कभी लिंक नहीं, पता नहीं कहाँ से हमारे जिम्मे ये आ गए ये लोग, कभी नहीं जानती थी। तो उसके बाद जब फ़ोन वो ले गए वहाँ पे, हम भी ढूंढने मचा दी, क्योंकि वहाँ से जब गाड़ी में वो निकल के आ रही, जब फ़ोन नहीं लिया था, जब फ़ोन उसने झटके में नहीं लिया था, तो निकिता ने फ़ोन किया था अपनी मम्मी को कि मैं मम्मी आ रही हूँ, ऑटो में बैठने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ से निकलते समय डेली फ़ोन कर देती थी वो। तो जब नहीं आई 1 घंटे बाद, हमने सोचा कि भाई यहाँ पे जो है ट्रैफिक जाम होगा, कई बार होता है यहाँ, तो जब ज़्यादा देर होगी तो फिर हमने ढूंढा भाई कहाँ गई, कैसे गया। फिर हमने चारों तरफ ढूंढेर मचाई, इधर उधर कहाँ है, क्योंकि वो जाती तो कहीं थी ही नहीं, वो तो यहाँ अपना घर कम्प्लेक्स से गेट से बाहर कभी नहीं निकली, और बस में जाती थी स्कूल में, और बस भी गेट के अंदर ही रुकती है, तो कभी मतलब ही नहीं हुआ। फिर हमने चारों तरफ ढूंढा ढांढा, नहीं मिली कुछ भी। तो नेक्स्ट डे जो है फिर हमने एक FIR लिखवा दी। उस समय ढूंढते ढूंढते 12-1-2 बज गए थे। अब कहाँ ढूंढे हमें भी नहीं पता। उसकी सहेली थी 1-2, वहाँ फ़ोन किया, कुछ नहीं मिला। चाचा ताऊ के पास फ़ोन किया, भाई कभी आई हो, क्योंकि जाती तो कभी थी नहीं ना, उसका ऐसा हुआ, पर नहीं मिली। फिर हमने FIR कर दी। FIR करने के बाद जो है ना, पुलिस को भी मुझे लग रहा है पता ही होता है अपना सूत्रों से, कैसे ही ना कैसे ही। पुलिस ने कहा कि भाई वहाँ पे है, और चलो, फिर पुलिस हमें ले गई और वहाँ ले आए उसको। ये केस था सारा। उसके बाद हमने FIR भी करवा दी, लेकिन क्योंकि ये फैमिली पॉलिटिकल भी, और मैंने पढ़ा है कि मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट भी दिया निकिता ने। हाँ, धर्म के मामले में भी, और मेरे को कहने का मतलब है कि पॉलिटिक्स में भी, प्रशासन में भी, हर चीज़ से स्ट्रांग है ये लोग। तो मेरी FIR जो हुई थी, उसके बाद जब हमने किडनैपिंग की FIR भी लिखवा दी, 3 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ पुलिस की तरफ से। और हमारे ऊपर दबाव आने लगे कि भाई इसको ख़त्म करो, इसको ख़त्म करो। उस समय नाम नहीं बताऊंगा मैं लोगों के, तो मेरे दुश्मन और हो जाएंगे, पहले ही हैं और हो जाएंगे, मैं नाम बता दूंगा तो। यानी इनकी प्रशासन में कहीं भी मेरे पास इतना दबाव आने लगा। फिर मैंने भी सोचा यार, एक पढ़ने वाली लड़की, इतनी ब्रिलियंट लड़की, आप उसके सर्टिफिकेट देखेंगे ना सर, 98 तक % है नंबर उसके, इतनी ब्रिलियंट लड़की है। आप कॉलेज में, राहुल इंटरनेशनल स्कूल है, ये जाके पता कर सकते हैं क्या स्टेज थी उसकी, मतलब टॉपर में लड़की थी, टॉपर में लड़की। हमने कहा इसकी लाइफ ख़राब क्यों करना है कोर्ट कचहरी में, और दबाव इतने, पुलिस कुछ कर ही नहीं रही थी। और वो लोग भी आए थे कि भाई माफ़ कर दो हमें, और ये एक बार ये है 2-4 आदमी, तो हमने सोचा, फैमिली के लोग, हाँ, तो हमने सोचा यार ये इतनी फैमिली हम कहाँ लड़ते फिरेंगे इनसे, छोड़ो यार, जो वारदात होगी ख़त्म करो इसको। तो हमने एक सिंपल लिख के दे दिया कि भाई ठीक है, ये है, और माफ़ी भी मांग रही है हमसे। तो फिर अब कहाँ, समाज के आगे भी देखना पड़ता है, और लड़की वैसे हम कहाँ तक लड़ते रहेंगे बताइए इतनी बड़ी फैमिली से। उस फैमिली के बारे में थोड़ा बताइए। हमने पढ़ा है कि जैसे उसके जो एक अंकल हैं वो कांग्रेस के MLA हैं, आफ्ताब अहमद। सर वो जो 2018 का केस था, उसमें मुझे ये भी पता चला था कि यहाँ के DSP NIT के, उनके रिश्तेदार, शाकिर शायद नाम है उनका, मैं ये नहीं कहता कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं कह रहा मैं बिल्कुल भी, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनके रिलेशन में यहाँ DSP तक भी थे उस समय। तो हम क्या कर लेते, शायद इसीलिए 3 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं हुआ उसके ऊपर। तो 3 महीने तक आपने केस वापस नहीं लिया? नहीं सर, 4 महीने, लगभग 3 से 4 महीने हो गए थे, हम वेट करते रहे कोई एक्शन हो, कोई एक्शन हो, लेकिन कहीं कुछ एक्शन ही नहीं हुआ। FIR दर्ज होगी, उसके बाद भी कहीं एक्शन नहीं हुआ, और हमारे ऊपर दबाव आने लगे। तो फिर हमने भी सोचा बच्ची की ज़िंदगी क्यों ख़राब करें, पढ़ने वाली लड़की है, कल को IAS बनेगी, क्या होगा। तो इसलिए हमने फिर छोड़ दिया। मैंने छोड़ो यार, ख़त्म करो इस काम को, ख़त्म करो। हमें से वो इतनी दूर रहने वाले हैं नूह के, हम यहाँ के, हमें क्या लेना देना, इतनी दूर डिफरेंस है। इसलिए हमने जो है वो ख़त्म कर दिया कि छोड़ो अब इसको, वो अपने घर बैठे, हम अपने घर बैठे, भाई हम जानते नहीं पहचानते नहीं, क्या को करे, इसलिए हमने कर दिया था। तो वो लड़का इस कॉलेज का है ऐसा कुछ नहीं है, वो कहाँ से उसको पता लगा इसके बारे में, और कैसे उसने स्टॉक करना शुरू किया, ये अभी तक ये सर समझ नहीं आया। नहीं सर, वो जो है ये एक रैकेट चलता है सर पूरा, जो मेरे समाज के लोग मैं काफ़ी देखा है, तो वो सारा एक रैकेट चलता है पूरा। कहीं सब्जी बेचते फिर रहे, देख लेते हैं घरों में भाई कौन क्या है, कैसे है, ये टारगेटेड है सर, सारा कुछ टारगेटेड होता है, सारा प्री प्लान होता है कि भाई कैसे क्या करना है।
और वो फिर कोई मेवात में नू, मतलब पहले मेवात बोलते थे उसको, अभी भी मेवात है सर, अभी भी मेवात, रीजन मेवात कहलाता है, बट नू डिस्ट्रिक्ट है, जैसे आप बता रहे हैं। सर आफ्ताब अहमद है, इनके जो भैया चाचा हैं वो जो है अभी भी विधायक हैं, और फैमिली बहुत, जैसा आपने पूछा फैमिली के बारे में, इनकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग है, करीब 60 साल से जो है पॉलिटिक्स में है, और मंत्री और बड़े बड़े पदों पे ये सरकार के रहे हैं। भारत सरकार चलाने में भी इतना इनका रोल रहा है, हरियाणा सरकार चलाने में तो हमेशा ही रहा है। तो सारे पॉलिटिकल फैमिली से आज की डेट में भी आफ्ताब अहमद हैं, वो कांग्रेस के विधायक हैं और कद्दावर नेता हैं। आपने फ़ोटो आप देखा होगा आपने, सारा कुछ, तो उनसे बहुत क्लोज है, क्योंकि क्लोज ही रहे शुरू से ही। कबीर अहमद हैं, खुर्शीद अहमद थे इनके, अब सभी लोग जब मेरे ख्याल से पॉलिटिकल लॉबी तो सारी जानती हो कितने स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद इनका एक भाई है, वो आफ्ताब अहमद है, आफ्ताब अहमद जावेद, वो बीएसपी से चुनाव लड़ा है, हार गया। एक दूसरा है जेजेपी से है इसका भाई, जेजेपी से है, जेजेपी की सरकार से, और बीजेपी से ही हरियाणा में गवर्नमेंट में चल रही है। जब गवर्नमेंट चलाने में इनका आते तो हम इनका क्या कर लेंगे बताइए। तो ये बताइए कि जब वारदात हुई उसके बाद जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर जो इनिशियल केस और सेंटेंसिंग मुझे लगता है काफ़ी जल्दी हुई, मार्च 2021 में ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट इनको मिला, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, वो लीगल प्रोसेस के बारे में ज़रा बताइए। सर लीगल प्रोसेस में तो जब ये वारदात हो गई तो पुलिस ने सारा केस FIR लिखी, दोबारा जो लिखना था पुलिस ने अपनी कार्रवाई करी, और पुलिस ने काफ़ी एक्टिव रही। और इस एक्टिवनेस जो जितनी जल्दी केस ये सॉल्व हुआ या चार्जशीट दाखिल हुई, इसका श्रेय हमारे कमिश्नर साहब OP सिंह साहब जी को जाता है। उन्होंने इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करी है, जिसकी वजह से केस भी जल्दी सॉल्व हुआ है। इस केस में 3 महीने में, लगभग 3-3.5 महीने में ही जो है उनको सज़ा मिल गई थी। एक छूट गया था, उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले थे। तो तौसीफ और रेहान है, उनको जो है उम्र कैद की सज़ा मिली है। तो इनका सरकार का कहेंगे हम तो रवैया सही रहा। और जो प्रोसिक्यूशन था, जो सरकारी वकील थे, उन सब से भी आपको अच्छा सपोर्ट था? सर सरकारी वकील तो एक्चुअली क्या है, ये केस जो था ये क्रिमिनल वर्सेस सरकार का केस था, पर हमें अपने वकील खड़े करने पड़े सर। अच्छा। सारा जो वकील हमारे जैन साहब थे गुड़गांव से, और यहाँ एदल साहब थे, ये दोनों हमारी तरफ से लड़े थे केस। केस तो एक्चुअली उन्होंने लड़ा है, सरकारी वकील ने नहीं लड़ा है। सरकारी वकील तो खड़े हो जाते हैं वहाँ जाके। तो ऐसे केसेस में आपका एक्सपीरियंस और जो आपने समझा है और जो आपने ऑब्वियसली एक्सपीरियंस किया है कि विक्टिम फैमिली को भी अपनी तरफ से लीगल एक अपना रिप्रेजेंटेशन खुद करना पड़ता है, आप सिर्फ सरकारी सिस्टम पे रिलाई नहीं कर सकते। सर अपना तो अगर आपको लड़ना है तो अपना ही खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो आप हारे 100%। ठीक है। तो जब वो बिक जाते हैं, वर्डिक्ट आया, उसके बाद से भी अब ये प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि अपील उन्होंने करी है कि भाई ये पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए अपना वो कन्विक्शन को हटवाने के लिए, और आपने भी अपील करी है कि ये पनिशमेंट काफ़ी नहीं है, तो थोड़ा उसका बताइए। सर उन्होंने अपनी अपील तो हाई कोर्ट में डाल दी थी, वो तो पहले भी बेल के लिए हाई कोर्ट जा रहे थे। जब ये फैसला आ गया तो हमने कहा कि भाई हमें जो है गवर्नमेंट से भी कहा कि भाई ये जो है हम इस फैसले से खुश नहीं हैं, हमें आगे और ज़्यादा सज़ा चाहिए थी, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा इनको मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। तो उसमें हाई कोर्ट में जाना था, उन्होंने तो हमसे पहले फाइल कर दी थी। अब हमारी सरकार ने इतने स्लो वो लोग कि यहाँ से 3 महीने तक हमारी फाइल ही वहाँ तक नहीं पहुँची। जो आपकी अपील थी कि ये हमारी काफ़ी नहीं है, हमारी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं गई, फिर वो कहाँ भाग भाग के किस तरह मैंने सरकार से करवाई है वो। उसके बाद फिर हमने अपनी भी करी है, हमारी तरफ से भी एक अपील हुई है। तो दोनों तरफ से ही इस अपील तो है, उनकी तरफ से भी है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और हमारी तरफ से भी अपील है, उनकी तरफ से भी है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी क्या, ऐसे जैसे लोगों से जो इतनी पावरफुल फैमिली हैं, इन लोगों से के खिलाफ अपील करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस ये रहा है कि सरकार बेशक बीजेपी की है, लेकिन आदमी तो आज भी वही बैठे हैं जो 10 साल पहले थे। यहाँ तक कि आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी सोहन सिंह, अपील के लिए इन्होंने लिख दिया था कि दिस केस इज नॉट फिट फॉर हाई कोर्ट अपील। अब हम अपील करना चाहते हैं, सरकार को भी करना है ना, सरकार के नुमाइंदे हैं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं होगा।
फिर हमने किस तरह बात करके, सरकार से बात करके, किसी आप जैसे लोगों से बात करके किस तरह फाइल किया है मुझे ही पता है सर। आम आदमी फाइल नहीं कर सकता हाई कोर्ट में केस। तो आज भी वो केस चल रहा है, 3 साल हो गए, बट वो अपील प्रोसेस चल रही है। तो आपको क्या लगता है कब खत्म होगा ये सर? यहाँ पे तो लोअर कोर्ट का क्लोज हो गया मैटर, अब हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। हाई कोर्ट में उन्होंने भी अपील कर रखी है, हमने भी कर रखी है अपील। अब जब तारीख आएगी, अब हाई कोर्ट के ऊपर है कब इसका फैसला देगी, फिर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद वो लोग भी जाएंगे। लड़ाई लंबी है, अभी और चलेगी। अभी लंबी लड़ाई है सर, और हम बिल्कुल इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ रहे हैं। अपना जैसा भी हिम्मत है, जैसी कोशिश है। काफ़ी लोग सराउंडिंग में हैं, प्रशासन के भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं बड़े बड़े, और भी लोग हैं जो काफ़ी दबाव डालते हैं हमारे ऊपर कि भाई किस तरह ये टूट जाए आदमी, या किसी तरह। आज भी दबाव आ रहा है आपके ऊपर? सर अब तो बहुत ज़्यादा है। जो उस समय वर्डिक्ट आया था उस समय तक नहीं था दबाव हमारे ऊपर, अब है। अब इतना दबाव रहता है कि किस किस का नाम लूँ सर मैं? कैमरे किस तरह का दबाव कि आप इस केस को लड़ना बंद कर दो? हाँ, इस केस में लूज हो जाओ, इस केस में लूज हो जाओ आप। आपकी फैमिली भी चल जाएगी, हमारी फैमिली भी चल जाएगी। जो हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता। अरे सर, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा केस को। अगर मैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी इस केस को जीत जाता हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरी तो बेटी गई भाई, मेरा तो घर बर्बाद हो गया। मैंने बेटी के लिए जो इकट्ठा किया था, जो सपने सोचे थे, या कुछ एक मेरे 2 मकान एक जगह 2 जगह मैंने गांव का मकान बेच दिया सर उसके चक्कर में। तो भाई मुझे केस तो लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि चाहे जो भी आगे हो भगवान मालिक है, लेकिन मेरे मन को तो तसल्ली नहीं है ना। मैं आज बैठ जाऊंगा, मेरे मन को मेरा ऊपर वाला क्या कहेगा, बच्ची क्या कहेगी कि बिक गए आप, हार गए। अब तो बड़ी बड़ी बातें करते थे मेरे लिए। और ये पूरे केस का आप पे पर्सनली क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जैसे स्वराज जी की एक रिपोर्ट आई थी पिछले साल की, आपकी जो जॉब थी उसमें भी आपको दिक्कतें आई। सर उस समय प्रशासन की इतनी पूछताछ, कोर्ट में जाना, और मैं बता रहा हूँ ना आपको कि केस को फाइल करना इतना मुश्किल जॉब है, नहीं कर सकते। उसके लिए कहाँ कहाँ मैंने भागा, चंडीगढ़ भागा, यहाँ प्रशासन के पीछे भागा। कोई पहुँच वाला आदमी है कि इसकी पहुँच आता हो, क्योंकि उसके पीछे जाए, हाथ जोड़े, भाई मेरा केस कराओ। इस केस में करते करते प्राइवेट जॉब थी सर, कौन रखता है प्राइवेट जॉब में? 2 दिन 4 दिन 6 दिन देखेंगे, कहते हैं जाओ भैया राम राम, छूट गई सर वहाँ से जॉब मेरी। अब हम फैमिली पे जॉब छूट गई मेरी सर। जो जमा पूंजी थी या जो घर मकान थे मैंने बेच दिए इसके चक्कर में। तीसरा उसकी मदर है, मदर को डिप्रेशन में चली गई, आज भी डिप्रेशन की दवा चलती है। मैं अभी पीछे 2 दिनों लेकर आया हूँ सर CBS हॉस्पिटल से, रेगुलर चल रही है। शुगर हो गई इनको, सोच सोच के परेशान हो के। अब मैं फैमिली को देखूँ, वाइफ को देखूँ, केस को देखूँ, या क्या देखूँ? मेरे तो ऐसा एक वो बन गया ना सराउंडिंग, क्योंकि ये प्रशासन और ये कोर्ट ऐसा मकड़ जाल है कि एक बार अगर इसमें उलझ गया कोई तो वो बलि खाता रहेगा, निकलता नहीं कभी भी। अब ये लड़ाई बहुत ही लंबी है सर, और लड़ेंगे हम, देखो कहाँ तक लड़ेंगे। बिकने वाले नहीं है, मैं तो कैमरे पे भी आपके सामने कहना चाहता हूँ, तो हमारा बिकने वाला नहीं है, ना ही टूटने वाला है। और मैं आपके माध्यम से सरकार के पास भी पहुँचाना चाहता हूँ कि भाई हमारे को सुरक्षा दो। इतनी पावरफुल फैमिली से, क्रिमिनल फैमिली से, जिसकी बैकग्राउंड इतनी सभी लोग जानते हैं, सब है, तो हम लोगों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। हम घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, रोजी रोटी कमाने जाना ही पड़ेगा ना। आपको आर्म्स लाइसेंस मिलने में भी दिक्कत है? आर्म लाइसेंस सर उस समय हमारे कमिश्नर साहब थे, OPC, उन्होंने अप्रूव कर दिया था कि दे दो। ट्रेनिंग भी कर ली, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। उसके बाद आर्या साहब आए थे, उनसे भी हमें मिला, उन्होंने कहा दे दो, इमीडिएटली दो इनको। वो भी हो गया, सारे प्रोसेस पूरे हो गए हैं। अभी पिछले दिनों अभी वो बार इंक्वायरी आ जाती है, अभी पिछले 1 महीने पहले ही आई थी, वो भी मैंने मतलब मेरा तो प्रोसेस कराता रहा, लेकिन अभी तक मुझे सरकार ने दिया नहीं है। और आपको प्रोमिसेस हुई थी कुछ, जैसे मिलने आते हैं लोग, पॉलिटिकल लीडर्स थे कि भाई निकिता के नाम पे एक यहाँ उस समय अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज था वो रखा जाएगा, या कोई जॉब मिलेगी फैमिली को, तो उनमें से कुछ चीज़ें पूरी हुई? सर उसमें से कुछ चीज़ें पूरी नहीं हुई। यहाँ के मंत्री जी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी, वो उनसे काफ़ी बार हम मिले और उनसे हमने कहा कि भाई हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाओ। तो मुख्यमंत्री जी के पास लेके भी गए थे, काफ़ी रिक्वेस्टों के बाद एक दिन प्लान बना के भी चलो, और काफ़ी लोग जो पॉलिटिकल भी थे इस तरह के भी मेरे साथ भी गए वहाँ पे। हमने मुख्यमंत्री जी के पास जो है जाके 2-3 चीज़ें अपनी रखी। मैंने कहा समाज ने रखी कि भाई इनकी मदद करो, किस तरह करोगे।
लेकिन वहाँ से भी मुख्यमंत्री जी से भी हमें कोई सॉलिड जवाब मिला ही नहीं। उन्होंने भी हमें ऐसे ऐसे गोल गोल ही घुमाया, कुछ नहीं किया सर। वहाँ पे हमारे मंत्री, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी थे, कृष्णपाल गुर्जर मंत्री जी भी थे, वहाँ बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने भी कुछ नहीं बोला हमारे सामने। मैं मतलब हम लोग कई थे, 5-6 आदमी थे हमारी तरफ से भी, और वो बेटे कुछ नहीं बोला कि भाई वो क्या करना है क्या नहीं करना है। बेटी तो समझ लो कि पॉलिटिकली हो जाएगा फिर ये, कि उसने काफ़ी जो है वो हिंदुत्व से जुड़ी हुई लड़की थी। उन्होंने कैंपेनिंग भी की थी, हमने फ़ोटो भी दिखा दी मुख्यमंत्री जी को कि ये आपकी कार्यकर्ता है जिसके साथ वारदात हुई है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला मुख्यमंत्री जी की तरफ से। बल्कि नीचे उतर के आए, क्योंकि हमने डिमांड रखी थी कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन कॉलेज था ये निकिता के नाम से कर दो, क्योंकि समाज का भी ये मांग थी और उनको भी पता थी, यहाँ के परिवहन मंत्री जी हैं मूलचंद शर्मा जी, उनको भी पता थी, और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उनको भी पता थी, लेकिन उन्होंने भी उनके सामने नहीं रखी। इवन जब हम उतर के आए वहाँ से नीचे, तो हमारे पास फ़ोन आ गया कि भाई उसका नाम तो उन्होंने सुषमा स्वराज जी के नाम से कर दिया है, मतलब उसी समय करना था उनको। तो पॉलिटिकल भी जो है ये जो सिर्फ वोटों के लिए, या अब मैं तो ज़्यादा क्या कहूँगा कि इन्होंने सपोर्ट हमें किया नहीं सर प्रैक्टिकली कुछ भी। क्या क्या वादे कर रहे थे, बच्चे की नौकरी लगा देंगे, एक निकिता तोमर का एक गेट बनाएंगे, एक कॉलेज बनाएंगे, हैं केस लड़ने के लिए ये मदद करेंगे तुम्हारी। मैं कहता हूँ मुझे पैसा नहीं चाहिए भाई, मेरे तो वकील खड़ा करवा दो आप वहाँ। भाई मैं पैसे क्या करूँगा, मैंने देख लिया सर लाइफ में, मैंने जिसके लिए कमाया वो ही नहीं रहा, मैं पैसे क्या करूँगा। मैं तो चाहता हूँ मेरी बेटी को न्याय मिले, एक वकील सॉलिड वहाँ खड़ा कर दो जो ठोक के लड़े केस को। भाई मेरी औकात नहीं है ना हाई कोर्ट में वकील लड़ने की, वहाँ पे एक बारी खड़े होने के 10 लाख रुपए मांग लेते हैं, और हाई कोर्ट में फैसले होते हैं। वकील की फेस वैल्यू क्या है हाई कोर्ट में, जो जज फैसला देगा वो देगा, तुम्हारा वकील की फेस वैल्यू क्या है, उसकी रीच कितनी है, रीच कितनी है उसकी, करेक्ट। अब हम कहाँ खड़े करें, वो तो कर देंगे, वो तो दे देंगे 1 करोड़ रुपए, ये लो जी कर लो। कपिल सिब्बल या ऐसे किसी को भी ले आएंगे, किसी को भी ले आएंगे सर, तो किसी कहीं भी ले आएंगे, वो कर भी रहे हैं, वो भाई उनके पास है तो वो कर रहे हैं। हमें भी किसी ना किसी तरह जो हमारे पास दबाव आ रहे हैं, प्रशासन के आ रहे हैं, लोगों के आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस के आ रहे हैं, अपने लोगों के आ रहे हैं, रिश्तेदारों के आ रहे हैं, तो भाई वहीं से तो कहीं ना कुछ होगा। कौन करेगा, 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो, दब कुछ मत करो, हम अपने आप देख लेंगे। भैया यहाँ मैं ले लूंगा, मैं क्या बेटी को मुंह क्या दिखाऊंगा ये बताओ। और ऐसी घटनाएं जैसे कि मुस्लिम स्टॉकर लड़का है और वो हिंदू लड़की को हैरास करता है या उसको मार रहा है, ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं आज पूरे देश में। यूपी में ही अभी कानपुर में हमने खुद कवर किया था हिंदू पोस्ट में, लखनऊ में एक निधि नाम की लड़की थी, उसको धक्का मार दिया, बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया। जी। तो ये सब जो हो रहा है, और मैं आपसे खुद बात कर रहे थे कि फरीदाबाद एरिया में ही ऐसे कई केसेस आपके उसमें आए हैं, तो ये क्यों हो रहा है और इसके लिए हमारे समाज का अवेयरनेस क्यों इतना कम है आज भी? सर एक्चुअली क्या है कि हमारे समाज में जागरूकता ही नहीं है। ये विशेष जाति की तरफ से सारा प्री प्लान होता है कि भाई किस फैमिली को पकड़ना है, किस फैमिली के साथ वारदात करनी है, और उस फैमिली से वारदात करोगे तो 2 फैमिली, 4 फैमिली, 10 फैमिली और डर जाएंगी। तो ये सारा प्री प्लान होता है और हमारा समाज जागरूक है नहीं। मेरे केस में ले लीजिए सर, उस समय कितना हल्ला मचाता, कितना शोर मचाता, बड़े बड़े दल हम तुम्हारे साथ हैं, फांसी लगवा के छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सर जिस दिन 1 महीने बाद जिस दिन हमने इसकी श्रद्धांजलि करी थी, उसके बाद सब खत्म। उसके बाद कोई समाज नहीं, कोई क्या है, सब ऐसे ही छोड़ दिया सर। हम लोग सोचते थे भाई समाज लड़ेगा, उनकी तरफ से, विशेष जाति की तरफ से अगर ऐसा कोई केस होता है तो उनकी संस्था बैठी है लड़ने के लिए, फैमिली को अलग हटा देते हैं, संस्था लड़ती है। और हमारे में जो विक्टिम है वही लड़ेगा। भाई सब तो सक्षम नहीं है ना, कहाँ से लड़ेगा? तो समाज को ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करने चाहिए सर, जो एटलीस्ट लीगल सपोर्ट। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी कोशिश होती है, देखो हमारे समाज में भी हर तरह के लोग हैं, कुछ बिजनेस वाले लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ज़्यादा जोर नहीं पड़ता। कुछ ऐसी संस्था बनाई जाए कि अगर इस तरह का कोई केस होता है तो फैमिली अपने जो डेली काम है, अपनी आजीविका से वंचित ना हो, और केस हम लड़ लेंगे। भाई वो क्यों डिस्टर्ब होता है, मेरी जॉब क्यों गई? क्योंकि मैं
कोर्ट में भागना, मीडिया में भागना, प्रशासन से भागना है, चंडीगढ़ तक भागना, कहाँ कहाँ भागूंगा। तो भाग भाग के अपना जो है आदमी उसका सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, ना आजीविका रहती है, ना बिजनेस धंधा पानी रहता है, ना कुछ रहता है आदमी। तो इसमें हमारे समाज को एक चाहिए कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए कि अगर ऐसा केस कोई होता है, कोई भी केस हो, तो उसके अंदर संस्था केस लड़ेगी, वो देखेगी, फैमिली से साइन करवाओ बस। फैमिली की अगर यथाशक्ति है तो उससे भी लो, जो धन की जरूरत है लो, धन के बिना कुछ नहीं होता सर। यहाँ से बल्ला बड़ा आप भी आए हो दिल्ली से तो पैसा खर्च हुआ है, हर चीज़ में पैसा लगता है सर, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। और हमारे समाज में जागरूकता है ही। निकिता के नाम पे ही ऐसी एक संस्था अगर बनाई जाए जो ऐसे केसेस में भी लोगों को और सपोर्ट करे। सर कोशिश करी थी हमने, एक रजिस्टर्ड भी करवाई थी वीरांगना निकिता तोमर के नाम से। अच्छा। एक रजिस्टर्ड कराई है हमने, बट उसमें लोगों को उतना सपोर्ट नहीं कुछ मिला, और हम भी इस चक्कर में नहीं भागा दौड़ी कर पाते, क्या करें। उसके लिए एक अलग सेटअप लगेगा आपको, एक अलग हाँ सब चीज सेटअप लगेगा, सोशल मीडिया पे सारी चीजें होगी, आपको वो सारी चीज होगी, वो हम नहीं कर पाते प्रैक्टिकली। पर एक बनाई हुई संस्था है, तो ये हाँ एक ये है बनी हुई हमारी, हमने जानकारी शुरू में ही बनाई थी। हमने इसलिए बनाई थी कि थोड़ा ये केस 2-4 इस तरह के होते हैं, उसमें कुछ करेंगे, जाएंगे भाई, एक मार्गदर्शन तो करेंगे। अगर कोई फैमिली लड़ना चाहती है तो लड़े। बिल्कुल, काउंसलिंग भी एक तरह से हाँ, बहुत जरूरी है कि आपको ये दिक्कतें आएंगी और इसका ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। बिल्कुल 3-4 केस हुए थे सर, मैं गया हूँ, फैमिली नहीं खड़ी होती। अच्छा, आप पर्सनली गए हैं ऐसे मैं केसेस में पर्सनली जहाँ गया पे हूँ कि सर। लड़कियों को मार दिया गया है मुस्लिमों के थ्रू, men। बिल्कुल मुस्लिमों के थ्रू मार दिया गया है, उनको किडनैप कर लिया गया है। तो नहीं है, हमारे पुलिस वाले बिक जाते हैं सर। अभी आदर्श नगर का केस था, एक आदर्श नगर कहाँ, फरीदाबाद से? यहीं पे है, वो एक रेप का केस था। और वहां पे जो आई थी उसने वो लड़के तो फ्री कर दिए, क्योंकि हो गया होगा कुछ ना कुछ सेटिंग। तो बहुत सारे केस है सर, अब किस किस का बताएंगे। बहुत, फरीदाबाद कम नहीं है, फरीदाबाद में दुनिया भर का केस है सर, पूरा मेवात यहाँ बसा पड़ा है। जबकि हरियाणा तो एक तरह से माना जाता है कि ज़्यादा अपने मार्शल टाइप लोग हैं यहाँ पे। नहीं सर, ये हरियाणा में है, मैम जो आप करें बिल्कुल करेक्ट है, पर फरीदाबाद उन सबसे वंचित है, क्योंकि ये मेवात से लगता हुआ एरिया है। मेवात से लगता भी है, फिर लोगों में जागृति ही नहीं है सर, सब अपने धंधे में लगे हुए हैं। अभी विशेष जाति के साथ कुछ हो जाए ना, जो रेडी पे बंदा खड़ा है ना, वो भी आ जाएगा छोड़ के, और हमारे में कोई नहीं आता। जो जिसके साथ वारदात हुई वही भुगतता रहेगा अपने आप। तो इसमें आपको लगता है कि इनके जो ये रिलीजियस संगठन हैं, जो इनके मॉस्क मदरसा नेटवर्क है, उसमें भी एक रेडिकलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है? जैसे कि हमने अभी कई टेस्टिमनी सुनी है लड़कियों की जो बच के निकली हैं, कि उनको ये पता लगा कि मुस्लिम लड़के बोलते हैं कि अगर हम किसी को नॉन मुस्लिम को कन्वर्ट करते हैं तो हमें सवाब मिलेगा, हज के जाने के बराबर का रिलीजियस रिवॉर्ड मिलेगा या जन्नत मिलेगी। तो इस तरह की जो थिंकिंग है वो भी इन लड़कों को एनकरेज करती है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने के लिए। तो इस विषय पे भी आपको लगता है कि हमारे जो धार्मिक संगठन है उनको भी इस पे एक कैंपेन चला के एटलीस्ट लोगों को आगाह करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए सर। मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ है इस मामले में, एक तो इस विशेष जाति में इनके संगठन है पूरा सपोर्ट करते हैं सर, कहीं भी कोई वारदात हो जाए तो वो आगे खड़े रहते हैं इनको सपोर्ट करने में। एक तो ये है। दूसरा, जैसे कई संस्थान हैं मेरे पास उस समय आए थे और बातें भी चलती थी काफ़ी, तो मुझे कुछ लोगों से इनसे पता चला कि बिल्कुल, एक मैंने न्यूज़ भी पढ़ी थी कि उसके अंदर हर एक जाति के लिए एक अमाउंट फिक्स कर रखा है कि अगर इस लड़की को कन्वर्ट करोगे, शादी करोगे तो ये पैसा मिलेगा तुम्हें। और अगर कहीं कुछ फंस गए, ऐसा कुछ हुआ, तो उस केस लड़ने के भी सब कुछ बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं। वो तो हमने देखा है, तो टेरर केसेस में भी जमाते उलेमा हिंद के पूरा सपोर्ट रहता है। तो हमारे समाज में ऐसी जागृति क्यों नहीं है? हम क्यों घर में डरे डरे बैठे हैं? क्या मैं अपने घर में बैठ जाऊं कि भाई मुझे मार देंगे बाहर निकलते ही? घर में कब तक बैठा रहेगा आदमी? बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और डरोगे तो कहाँ तक डरोगे? एक दिन तो निकल के ही आना पड़ेगा सर बाहर। मुझे भी लोग डराते हैं बहुत। इवन मैं आपके यहीं बताऊँ, यहीं पे क्या 1-2 लोगों ने बोला कि भाई यहाँ से छोड़ के चले जाओ। भैया क्यों चला जाऊँ? यहाँ से चला जाऊँगा, दूसरी जगह क्या है? और ये तो पूरा हिंदू एरिया है यहाँ पे। तो मतलब मैं वही कर रहा हूँ, हमारे समाज में जागृति नहीं है, इस जागृति को लाना पड़ेगा। और जो हमारे हिंदू संगठन है, ये इनका दायित्व है इस चीज़ को लाने का, लाना चाहिए। पूरे भारत के अंदर इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऑर्गेनाइज स्केल पे और बढ़ के इसको काम को बिल्कुल करना चाहिए सर। बहुत सबसे पहले ये काम है, सबसे पहले ये काम है। अभी ये शादी बोलना नहीं चाहिए मुझे, अभी ये हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, उनसे बच्चे पैदा करते हैं, फिर हिंदुओं के खिलाफ लड़ाते हैं उनको।
ये पूरा सिस्टम चल रहा है, मतलब हाई स्केल पे से लेके नीचे स्केल तक पूरा सिस्टम चल रहा है ये, कि भैया इनको खून को इनसे लड़ाओ। तो इस चीज़ के लिए तो जागृति पैदा करनी पड़ेगी सर। और हम जैसे जो लोग केस लड़ रहे हैं और इतने जंजाल में ही फंसे हुए हैं, मक्कड़ जाल में, तो हम नहीं कर सकते, पर जिनके पास संस्थान है वो कर सकते हैं। कई बार विश्व हिंदू परिषद है, मैंने उससे भी मीटिंग करी है, भाई पूरे भारत के अंदर इस मुद्दे को उठाओ, मेरे पास संगठन नहीं है, आप लोगों के पास संगठन है, मेरी सपोर्ट जहाँ है, मुझे जहाँ बोलना है मैं बोलूँगा, मैं अपनी बात रखूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, संगठन सिर्फ अपने मतलब के लिए है, जो उनको बढ़िया लगता है, उनको सूट करता है, वो करते हैं। पॉलिटिकल संगठन एक जैसे लगभग हो गए सर। आप इतना खुल के बात कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है मुझे लगता है। और बाकी जो भी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो सफ़र कर रही हैं, उनको इससे आई थिंक स्ट्रेंथ मिलती है कि वो भी लड़ें। और आप अभी क्या, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है सिस्टम से और हिंदू समाज से, इन समरी अगर आप कुछ बताना चाहेंगे तो। मैं तो सर हिंदू समाज की संस्थाएं उनसे यही कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो उसे अकेला मत छोड़ो, उसकी हिम्मत टूट जाती है। जब 10 आदमी खड़े होते हैं ना, तो उसकी हिम्मत अपने आप रहती है, अभी आगे बढ़। और जब कोई पीछे नहीं दिखता तो वो भी सोचता है कि यार क्या करूँ यार, मैं तो हार जाऊँगा, उसकी हिम्मत टूट जाती है। और ये जो इस तरह का चल रहा है आजकल कन्वर्जेशन का, इसके लिए जो है हमारे हिंदू संगठनों को बहुत आगे आना पड़ेगा और इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी बच सकते हैं। नहीं तो आज मेरे साथ है, कल इसमें ये ना कोई सोचे कि मैं बिजनेसमैन बड़ा हूँ तो मैं बच जाऊँगा। एक एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा, मैं नाम नहीं बताऊँगा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनके साथ ये वारदात हो चुकी है। तो ये ना समझे कोई कि ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। सोसाइटी में हो सकता है सेफ हैं, बट कभी ना कभी तो आप बाहर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, बिल्कुल ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, सब चीज यूज करेंगे सर, तो बच तो नहीं सकते आप। कोई भी नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई नहीं बच सकता है। इसको सबको जागृत होना पड़ेगा इसके लिए, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि बंगाल में ही मुसीबत है या कश्मीर में है, बट मैं वो तो सोचता हर जगह हो रहा है सर। बंगाल से ज़्यादा फरीदाबाद में है। जो लोग जब तक जो बंदा इस लाइन में, जैसे आप अपनी प्रोफेशनल लाइन में मीडिया में सपोज करो, तो मीडिया की आपको सब पता है, हम नौकरी करते तो हमें जॉब की पता है। लेकिन जब हमारे ऊपर सिर के ऊपर जबरदस्ती एक आफत आ गई, तो अब हमें पता चल रहा है कि क्या क्या है यहाँ। तो यहाँ भी अच्छा हाल नहीं है, बहुत खराब हाल है फरीदाबाद का। डेली के केस हैं, मर्डर के डेली के केस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हम आशा करते हैं कि निकिता को जस्टिस मिले और आपकी फैमिली को भी जो भी सपोर्ट पॉसिबल है वो मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। अभी हम बात कर रहे हैं विजयवती जी से, निकिता की मदर से। तो आप ज़रा बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि निकिता के हत्यारों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। सर मैं तो यही चाहती हूँ कि हत्यारों को सख्त सज़ा मिले, क्योंकि उन्होंने जान ली है, ज़िंदगी ली है मेरी बेटी की। और मैं चाहती हूँ कि आगे भी और किसी के साथ ऐसा ना हो। मेरी तो बेटी चली गई, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं अब, लेकिन मैं चाहती हूँ और किसी के साथ ऐसा ना हो, और कोई मां ना रोए, और आगे ऐसा करने से पहले डरे, ऐसी उनको सज़ा मिले। अभी आप बता रही थी कि निकिता ने पूरी तरह से लड़ी वो, और उसने हिम्मत नहीं हारी कभी। हाँ जी, उसने हिम्मत तो वो किसी चीज़ में नहीं हारती थी। अगर वो घर में भी पढ़ाई हो या जो भी हो, वो करके ही पूरा दम लेती थी। और उसने वहाँ भी यही किया कि वो पूरा उसके गन रखी हुई है, लेकिन वो पूरी कोशिश करती रही बचने की। और वो जानती थी कि मर भी सकती हूँ, लेकिन उसने बिल्कुल भी उसके साथ जाना मंजूर नहीं किया, और उसने जान दे दी इस चक्कर में। और लड़के की माँ ने भी उस पर बहुत दबाव डाला कि तुम मुसलमान बन जाओ, शादी कर लो मेरे बेटे से। हाँ जी, उन्होंने जब 2018 में उसको किडनैप करके ले गया था, तब उसकी फैमिली ने खूब दबाव डाला था उस पर, धर्म बदलो और शादी कर लो। लेकिन वो नहीं मानी, उसने मना कर दिया, ना मैं धर्म बदलूंगी ना मैं शादी करूंगी, ये मेरा है ही नहीं कोई मतलब मेरा इससे, मैं इसको जानती ही नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो सबको ठुकरा के आ गई वापस। तो निकिता की कुछ बहुत अच्छी यादें जो आपके दिल में हैं आज भी, थोड़ा शेयर करिए। वो किस तरह की थी, क्या उसकी पसंद थी, नापसंद थी? सर उसकी तो इतनी यादें हैं कि नेगेटिव तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। जब से वो पैदा हुई है तब से हमेशा ही उसकी हर चीज़ इतनी अच्छी रही,
और हमेशा पढ़ाई पढ़ाई, उसको पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं चाहिए था उसको। और आदत है सारी फैमिली में अगर कोई आ रहा है तो सबसे पहले उसको नमस्ते करनी, चाय देना, पानी देना, ये सब देना। और पीछे पढ़ाई करती थी, हमने उसका पीछे कर रखा था पढ़ाई का। आती थी कोई मम्मी के पास आया इधर तो हम इधर बैठते थे ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। उसे पता चलता था, बात करने से आवाज़ आती थी तो वो आके तुरंत चाय पानी देकर मम्मी ज़रूरत हो तो बुला लेना, फिर वहीं जाकर पढ़ाई करने लगती थी। और उसको बाहर जाना आना सब कुछ उससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ पढ़ाई से था। तो आप बाकी माओं को, जो अपनी हिंदू समाज में लोग हैं, जो परिवार हैं, उनके लिए आप क्या कुछ आपको एडवाइस देनी है या कुछ अपनी थॉट शेयर करने हैं? मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि बेटियों को बेटी कह के या समझ के कमज़ोर ना करें, उनको और स्ट्रॉन्ग बनाएं। जैसे मेरी बेटी गई तो है, लेकिन मुझे ये तसल्ली है कि वो उसके साथ ना जाके और लड़ते हुए गई है, ताकि अब हम समाज में जी पा रहे हैं। वो उसके साथ जाती तो वो गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी सब उसको ही गलत कहते। तो बेटियों को ऐसा कमज़ोर ना करें कि बेटी है घर में रहे और या ना बोले, लेकिन उनको और स्ट्रॉन्ग बनाए। मैं तो ये चाहूँगी। पर ये जो खतरा है जिसके बारे में अधिकांश परिवार बात भी नहीं करते, कि इस तरह की भी एक मानसिकता है हमारे समाज में जो अपने दीन में, अपने रिलीजन में औरों को लाना चाहती है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए अपने बच्चों को बताते हैं। तो उसके बारे में भी हमें अपने परिवारों में चर्चा करनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करनी चाहिए। अपने बच्चों को हर अच्छी बुरी चीज़ समझानी चाहिए और ये भी समझानी चाहिए कि किसी के चक्कर में ऐसे में बहकावे में ना आए। और उसमें मेरी बेटी एग्जाम्पल है, वो उसके किसी बहकावे में नहीं आई। 2018 में ठुकरा के आ गई और आपने देखा कि 2020 में भी वो गन के साथ भी किसी भी तरह लड़ती रही और अपनी जान दे दी। और मेरे को ये तसल्ली है कि गई तो है, लेकिन गई है इज्जत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।